जब अपना H+ डोनेट कर देता है 10 से 103 हो जाएगा अंडर रूट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन अकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज हम करेंगे इक्विलिब्रियम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नीट एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इक्विलिब्रियम से। हमारा पहला क्वेश्चन है 3O2, ये एक रिएक्शन दे रखी है, O2 कन्वर्ट हो रहा है O3 में। कह रहे फॉर द अबव रिएक्शन एट 298 केल्विन Kc इज फाउंड टू बी दिस। उसने हमको Kc की वैल्यू दे रखी है। क्या वैल्यू दे रखी है Kc की? 3 × 10⁻⁻59। और क्या पूछा है? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम इज। O2 की कंसंट्रेशन दे रखी है कितनी? 0.040 m। देन कंसंट्रेशन ऑफ O3 इन मोलर इज। उसने हमें O3 की कंसंट्रेशन पूछी है हमसे। O3 की कंसंट्रेशन हमें फाइंड करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस रिएक्शन के लिए Kc लिख दो तो क्या होगा? हमें पता है Kc इक्वल होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और पावर में आता है स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, जो भी हमारा स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। यहाँ O3 दे रखा है, प्रोडक्ट है हमारा O3 और इसकी पावर में क्या आएगा? 2, क्योंकि स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। नीचे आता है रिएक्टेंट जो कि है O2 और उसकी पावर में 3। इतना तो हमें पता है। इस रिएक्शन के लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कि Kc लिख दिया। अब उसने हमें Kc की वैल्यू दे रखी है कितनी? 3 × 10⁻⁻59। O2 की कंसंट्रेशन दे रखी है, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है कितनी? 0.040 और इसका हम लिख देंगे क्यूब। और O3 की कंसंट्रेशन हमें फाइंड करनी है। तो इस तरह बस अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। क्या आएगा? O3 का स्क्वायर इज 3 × 10⁻⁻59 मल्टीप्लाई बाय, इसको लिख दूँ 4 × 10⁻³ चलेगा ना? 0.04 को हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻³ नहीं, -2 का क्यूब। सॉल्व कर देंगे इसे। 3 × 10⁻⁻59 4 का क्यूब × 10⁻⁻6। 4 क्यूब × 3 इक्वल होगा 192 के × 10⁻65। ये तो आया हमारा O3 का स्क्वायर। और हमें क्या करना है? O3 फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है O3, तो इसका अंडर रूट ले लेंगे। O3 हो जाएगा √192 × 10⁻⁻65। अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। इसे हटा देते हैं। अंडर रूट, अब 10⁻⁻65 का हाफ करेंगे तो आंसर कुछ पॉइंट में आएगा। एक काम करते हैं, इसको इवन नंबर बना देते हैं। कैसे बनाएंगे? हमारे पास 192 × 10⁻⁻65 है, इसको लिख सकते हैं 19.2 × 10⁻⁻64, इसका अंडर रूट। तो ये हो जाएगा √19.2 × 10⁻⁻64। अंडर रूट का मतलब पावर हाफ। ये आ जाएगा 10⁻32। ठीक है, समझ गए? अब बचा इसको अंडर रूट को सॉल्व करना। अब इसको कैसे सॉल्व करें? अगर हम ऑप्शंस देखें ध्यान से तो यहाँ है 10⁻63, यहाँ पर है 10⁻21, यहाँ है +31 और यहाँ है -32। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा आंसर ए होगा। अब ये देखो, ये हमें दे रखा है √19.2। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 5 का स्क्वायर 25 और 19 जो है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मतलब कि इसका अंडर रूट 4 और 5 के बीच में आएगा, 4 पॉइंट समथिंग होगा। तो 10⁻32 में आंसर देखो 4.38। तो आंसर ए ही हमारा करेक्ट होगा। MCQ टाइप क्वेश्चंस की ये अच्छी बात होती है कि हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना होता, हम ऑप्शन से ही चेक कर लेते कि हमारा आंसर क्या होगा। एक तो हमें पावर से पता चल गया। अगर सपोज करो दो पावर सेम होती,
सपोज़ किसी ऑप्शन में एक और बार 10⁻32 होता, तो हमें ये पता है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है √19 की, पर इतना पता है वो 4 और 5 के बीच में आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25, और इन दोनों के बीच में आता है 19। तो 4 पॉइंट समथिंग हमें जहाँ भी दिखेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग आर। 3 रिएक्शंस दे रखी है, उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है K1, K2 और K3, और पूछा क्या है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है और 3 रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इन तीनों रिएक्शन से ये वाली रिएक्शन बना दे किसी तरह, मतलब कि इन तीनों रिएक्शन को इस तरह प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करें कि हमें ये वाली रिएक्शन मिल जाए। कैसे मिलेगी, देखो अगर तो आप ध्यान से देखो, हमें इसमें 3H2O दिख रहा है जो फाइनल रिएक्शन हमें चाहिए, और इन तीनों में से H2O कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें 3H2O दिख रहा है हमारी फाइनल में। तो हमने क्या करा, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। क्या बन जाएगी ये, 3H2 प्लस 3/2O2 इक्विलिब्रियम 3H2O। देखो हर किसी को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गए। हमने क्या करा, इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं, साथ में हमें दिख रहा है 2NO, और 2NO का यहाँ पर इक्वेशन 2 में, इसके अंदर ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। क्या है हमारी इक्वेशन 2, N2 प्लस O2 इक्विलिब्रियम 2NO। ये दोनों इक्वेशंस हमें ऐड करनी है। क्या आएगा ऐड करके, 3H2 प्लस N2, ये है 3/2O2 प्लस 1O2। क्या आएगा सॉल्व करके, 3/2 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/2। तो यहाँ बन जाएगा 5/2O2 इक्विलिब्रियम 2NO प्लस 3H2O। ये बन गई, ये रिएक्शन बन गई। और हमें चाहिए क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड तो आ गई हमारी, अब बची लेफ्ट हैंड साइड। एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, मतलब रिवर्स करके लिख देते हैं। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 1। माइनस करने का मतलब क्या है, रिवर्स करके लिखना है। 2NH3 को पहले लिख देंगे इक्विलिब्रियम, और N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2। अब इसे ऐड करो, क्या बनेगा, 3H2 N2 5/2O2। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप मैथ्स में इक्वेशन वाला चैप्टर करते हो ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स या 1 वेरिएबल्स, हम इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, सेम वैसे ही करना है। ये 3 है, एरो के इस साइड जितना था वो सब ऐड कर दिया, एरो के इस साइड जितना था वो सब ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो 3H2 से 3H2 कट हो गया, दोनों साइड है, N2 से N2 कट हो गया, और क्या कट हो रहा है, बस और कुछ कट नहीं हो रहा। तो हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई 2NH3 प्लस 5/2O2 इक्विलिब्रियम 2NO प्लस 3 वाटर। ठीक है, और ये देखो चाहिए भी हमें यही रिएक्शन थी, तो हमने इन तीनों रिएक्शन की मदद से ये वाली रिएक्शन बना ली। ठीक है, कैसे बनाई, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करा 3 से, उसमें ऐड करी इक्वेशन 2 और सब्ट्रैक्ट करा इक्वेशन 1 को। इसमें यही मेन पार्ट था। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या करेंगे, क्योंकि हमने इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करा 3 से, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना इक्वेशन 3 का, जो कि है K3, उसकी पावर में लगा देंगे हम 3। जब भी हम किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या फ़र्क आता है,
वो नंबर हम उसकी पावर में लगा देते हैं, तो ये K3 की पावर 3 हो जाएगा। फिर इसमें हमने ऐड करी इक्वेशन 2, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। फिर हमने माइनस करी इक्वेशन 1, माइनस करते हैं तब क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड बाय कर देंगे K1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये कहाँ पर है, K3 की पावर 3 इंटू K2, ये रहा K3 की पावर 3 इंटू K2 डिवाइड बाय K1, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेन था कि आपको इन तीनों रिएक्शंस की मदद से ये वाली रिएक्शन बनानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज K, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज। ये रिएक्शन दे रखी है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दे रखा है और पूछा है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। अगर मैं आपको इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करने को बोलूँ तो क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? अगर हम इसका नाम दे दें इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने पे किससे, हाफ से, हमें मिल जाएगी हमारी डिज़ायर्ड इक्वेशन, जिसका नाम हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ये पहली वाली इक्वेशन को अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मेरी डिज़ायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या डिफरेंस आएगा, हम उसे पावर में लगा देंगे, मतलब इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर हाफ, K की पावर हाफ, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। समझ में आया कैसे होंगे ये क्वेश्चन? अगर आपको सिंपली बस इतना याद रखना है, ये कोई रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, फिर मैंने इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर n से, तो अब ये जो नई न्यू इक्वेशन बनी है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल होगा K की पावर n के। बस यही कंसेप्ट लगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। इनमें से किस रिएक्शन में Kp और Kc की वैल्यू इक्वल नहीं है, ये बताना है। पहले तो ये बताओ Kp और Kc में रिलेशन क्या होता है। हमें पता है Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा n। डेल्टा n क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम बोलते हैं डेल्टा n। अब अगर मैं डेल्टा n की वैल्यू 0 रख दूं तब क्या होगा, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर होता है, पता है हमें। तो Kp इक्वल आ जाएगा Kc के। ठीक है, तो हमें ये देखना है अगर डेल्टा n 0 के बराबर हुआ तो Kp और Kc एक दूसरे के इक्वल होंगे। इनमें से कौन सी रिएक्शन में डेल्टा n 0 नहीं है, देखते हैं। पहली रिएक्शन की बात करें, डेल्टा n होता है प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। प्रोडक्ट के पास कितने मोल्स है, 1 इधर और 1 इधर, 2, माइनस रिएक्टेंट के मोल्स हैं 1, 2 माइनस 1 1। बी की बात करें तो प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं, 2, और रिएक्टेंट में 1 इधर और 1 इधर, टोटल हो गए 2, मतलब 0। डेल्टा n इसकी बात करें, इसके पास 2 मोल्स है प्रोडक्ट में, माइनस रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं, 2, 2 माइनस 2 0। लास्ट वाले में कैलकुलेट करके बताओ डेल्टा n कितना आएगा। 2 मोल्स यहाँ पे दिख रहे हैं 1 और 1, 2 माइनस 2 मोल्स यहाँ पर है 2 0। तो अब आप देखो बी सी और डी इन तीनों केसेस में डेल्टा n 0 आ रहा है, और हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमारा डेल्टा n 0 होगा तो Kp Kc के इक्वल होगा। इन्होंने पूछा है कि कौन सी केस में Kp और Kc नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो कौन से केस में होगा, पहले केस में ए में। बाकी इन तीनों में तो इक्वल आ रहे हैं, कैसे, वो भी हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स या आयन एक्ट एज लुईस एसिड। पहले तो ये बता दो लुईस एसिड और लुईस बेस होते क्या हैं। लुईस एसिड और लुईस बेस।
लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकता है? जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच हो। और लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं पहले OH माइनस की। OH माइनस, यहाँ पे आपको माइनस साइन दिख रहा है, तो ये अपना माइनस जो है डोनेट कर सकता है, तो ये होगा हमारा लुईस बेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। अब बात करते हैं H2O की। H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, पता है हमें। अब ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है किसी को भी, तो ये भी लुईस बेस हो गया। अगर हम बात करें NH3 की, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, पता है हमें, तो ये भी लुईस बेस हो गया, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब बचा BF3। अगर मैं आपसे पूछूं कि बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, और 3 उसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, शेयरिंग कर ली कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि कोई भी एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन बोरोन के केस में बोरोन के पास खाली 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अभी ये और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है और ये चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो BF3 जो है ये हमारा होगा लुईस एसिड। क्या होगा ये? लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि अभी ये और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। बाकी जो तीनों केसेस थे उन पे या तो नेगेटिव चार्ज था या तो लोन पेयर था, तो वो डोनेट कर सकते थे, और जो एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं लुईस बेस, और लुईस एसिड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले। समझ गए? अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्जुगेट बेस फॉर द ब्रोंस्टेड एसिड्स वाटर एंड HF इज। अब ये बताओ पहले तो कॉन्जुगेट बेस होता क्या है। हमारे पास कोई भी एसिड है, सपोज HCl, ये ब्रेक होगा H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, ये हमारा एसिड है, उसने H प्लस दे दिया। H प्लस देने के बाद जो क्वांटिटी बची या जो एंटिटी बची उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, कोई भी एसिड जब अपना H प्लस डोनेट कर देता है तो उसके बाद जो स्पीसीज बचती है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। अब उसने पूछा वाटर। वाटर हमें पता है ब्रेक होगा H प्लस और OH माइनस में। वाटर उसने बोला एसिड है। अब जब ये अपना H प्लस दे देगा तो ये बचा, ये हुआ हमारा कॉन्जुगेट बेस। तो वाटर के केस में OH माइनस होता है हमारा कॉन्जुगेट बेस। कहाँ दिख रहा है OH माइनस? ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में, तो A और C कट हो गए। नेक्स्ट उसने पूछा HF, तो HF ब्रेक होगा H प्लस और F माइनस में। ये एसिड है, इसने H प्लस दे दिया, ये जो F माइनस बचा ये है हमारा कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो F माइनस हुआ कॉन्जुगेट बेस, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AX2 इज दिस, इट्स सॉल्युबिलिटी इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता होना चाहिए। क्या होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं KSP से। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं हम KSP से, और ये और हमें क्या दे रखा है? द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है कितनी? 3.2 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, और उसने हमसे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू पूछी है, मतलब S पूछा है, और सॉल्ट क्या दे रखी है? AX2। AX2 हमारी सॉल्ट है। ये जो सॉल्ट है ये ब्रेक करेगी A2 प्लस 2x माइनस में। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी होगी S और इसकी सॉल्युबिलिटी होगी 2S। ये 2 हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है। अब इस सॉल्ट के लिए अगर मैं पूछूं KSP, तो वो इक्वल होगा A की कंसंट्रेशन अपॉन में x की मल्टीप्लाई में x की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। जैसा हम लिखते हैं अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम वैसे ही।
अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए हमने लिखा है s और x है हमारे पास 2s और उसका स्क्वायर और ये KSP। तो KSP हमारी इक्वल हो गई, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4s का क्यूब। अब KSP की वैल्यू पुट कर देते हैं। 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इक्वल 4s क्यूब। तो s क्यूब इक्वल हो गया 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 11 डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये आ गया। अब आगे सॉल्व करके आप s निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? पहले इसको एक काम करते हैं, 8 लिख देते हैं। 8 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, अब s क्यूब का मतलब है, ये तो s क्यूब था, जब वो इस साइड जाएगा तो पावर 1/3 हो जाएगी। 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 8 का क्यूब रूट हमें पता है इक्वल होता है 2k। ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 12/3 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो ये हमारी सॉल्युबिलिटी आ गई कितनी? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ऑप्शन देख लेंगे कहाँ है, ये रहा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द pH ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.01 मोलर सोडियम एसिटेट एंड इतना मोलर एसिटिक एसिड इज। उसने हमसे pH पूछा है। ठीक है, अब पहले तो मुझे ये बताओ एसिटिक एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड है हमारा एक वीक एसिड। ठीक है, और सोडियम एसिटेट क्या है? सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट मतलब CH3COONA है ना, इसी का नाम होता है सोडियम एसिटेट। और ये जो है ये एक सॉल्ट है। किसकी सॉल्ट है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। तो इस क्वेश्चन में हमें मिक्सचर दिया हुआ है किसका? वीक एसिड का और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड का। और हमें पता है इन दोनों का मिक्सचर मिलके बनाता है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर होते ही यही है, वीक एसिड और उसकी सॉल्ट का मिक्सचर। तो हमें इसमें एसिडिक बफर का pH निकालना है। अब एसिडिक बफर के केस में pH का फॉर्मूला होता है pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। अब इन सब की वैल्यूज आपको दे रखी है। pKa की वैल्यू ये रही, सॉल्ट की कंसंट्रेशन दे रखी है और एसिड की कंसंट्रेशन दे रखी है। वैल्यूज पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। pKa की वैल्यू दे रखी है कितनी? 4.57 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.1 एसिड की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.01। सॉल्व करो इसे, ये आएगा 4.57 प्लस लॉग 10 है ना। इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100 आएगा। एक जीरो से एक जीरो कटा, 10 आ गया। लॉग 10 किसके बराबर होता है? 1 के। तो 4.57 प्लस 1 इक्वल हो गया 5.57। तो हमारा pH कितना आया? 5.57। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन? ये रहा ऑप्शन ए। अगर आपने गलती से log 10 को 0 मान लिया और ऑप्शन में कर दिया 4.57 तो जल्दी जल्दी में आपका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक एसिड इज। डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। अब इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चन है उसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले तो गिवन लिखते चलो, जो भी आपको गिवन दे रखा है वो लिखते चलो। हमें Ka की वैल्यू दे रखी है कितनी? ठीक है, अब आगे क्या पूछा है? इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ बफर सोल्यूशन विथ pH, pH की वैल्यू दे रखी है और क्या बोल रहे हैं? बफर सोल्यूशन बना रहे हैं हम, pH 5 है। जब pH 5 दिख रहा है और बफर दिख रहा है मतलब कौन सा क्वेश्चन है? एसिडिक बफर का। ये भी समझ में आ गया हमें कि एसिडिक बफर का क्वेश्चन है। आगे क्या पूछा है? द सॉल्ट वर्सेस एसिड रेशियो इज। सॉल्ट बाय एसिड, इसकी रेशियो पूछी है। बहुत सिंपल है, हमें एसिडिक बफर का pH का फॉर्मूला पता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में करा। pH इक्वल होता है pKa प्लस लॉग
सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में एसिड की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये तो इन्होंने हमसे पूछा है। पीएच की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। अब हमें पी के ए निकालना है। ठीक है, पी के ए हमें पता है इक्वल होता है माइनस लॉग ऑफ के ए के, और के ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, के ए की वैल्यू इन्होंने दे रखी है हमें कितनी 1 इंटू 10⁻⁻⁴। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा लॉग 10⁻⁻⁴। लॉग 10⁻⁻⁴ किसके इक्वल होगा -4 के, और ये माइनस माइनस कैंसिल होके +4 आ गया। तो पी एच 5 है, पी के ए 4 है, लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में एसिड की कंसंट्रेशन। सिंपल हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसे हटा दें, 4 को इस साइड ले आते हैं, 1 आ गया, इक्वल टू लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में एसिड की कंसंट्रेशन। अब जब लॉग इक्वल टू के इस साइड आता है, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू बताओ। अगर लॉग लगा के पूछा है तो आंसर आएगा 1, पर फिलहाल इन्होंने यहाँ लॉग नहीं पूछा, तो हमें लॉग को इक्वल टू के इस साइड लाएंगे। और लॉग जब इक्वल टू के इस साइड आता है तो 10 की पावर बन जाता है। 10 की पावर 1 इज इक्वल्स टू सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की, और 10 की पावर 1 किसके बराबर है 10 के, तो 10:1 हमारा आंसर हो गया। उसने सॉल्ट बाय एसिड पूछा है, सॉल्ट बाय एसिड आया है 10 आया, मतलब 10/1। अगर वो आपसे पूछता एसिड बाय सॉल्ट, तब आप क्या करते, इसका रिवर्स कर देते और 1/10 आपका आंसर होता। तो कंफ्यूज करने के लिए उसने 1/10 का ऑप्शन भी दिया है और 10:1 का ऑप्शन भी दिया है। आपको ध्यान रखना है कि ऊपर क्या है, सॉल्ट है या एसिड है। तो फिलहाल ऊपर सॉल्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 10:1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे द पीएच ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ CaOH2 इज 9। पीएच दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है 9, और पूछा क्या है हमसे, KSP पूछी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ब्रेक करो इसे, ये किस तरह ब्रेक हो सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक होगा Ca2 प्लस 2OH माइनस में। ठीक है, इसकी KSP क्या होगी, कैल्शियम की कंसंट्रेशन, OH की कंसंट्रेशन और उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 आ रहा है। ठीक है, अब इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी 2S, वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 4s³। KSP इक्वल है 4s³ के। हमें KSP निकालनी है, तो उसके लिए हमें S की वैल्यू चाहिए। अगर हमें S की वैल्यू मिल जाए तो आराम से निकल जाएगा KSP। अब इन्होंने हमें S ना दे के pH दे रखा है 9। अब pH से हम S की वैल्यू कैसे निकालें, ये सोचने वाली बात है। देखो, हमें ये पता है pH प्लस POH किसके इक्वल होता है, बताओ। pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो इससे हम POH निकाल सकते हैं, कितना होगा 14 माइनस pH दे रखा है हमको 9, 14 माइनस 9 कितना आएगा 5। ठीक है, POH हमारा इक्वल हो गया 5 के, और POH किसके इक्वल होता है, माइनस लॉग OH माइनस के, जो कि है 5 के। तो लॉग OH माइनस इक्वल हुआ -5 के, और OH माइनस इक्वल हुआ, लॉग जब इक्वल टू के उस साइड जाता है तो क्या बन जाता है 10 की पावर -5। तो OH माइनस की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो गई 10 की पावर -5 के। अब इस इक्वेशन में हमने देखा कि OH माइनस की कंसंट्रेशन है 2S, तो मतलब 2S इक्वल हो गया किसके 10 की पावर -5 के। तो S इक्वल हो गया 1/2 इंटू 10 की पावर -5 के। तो इससे हमने ये निकाल लिया कि S किसके इक्वल है, इसके। इस इक्वेशन में S को पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। करते हैं सॉल्व। KSP निकालना है, 4S हमने निकाला 1/2
इंटू 10 की पावर माइनस कितना निकाला 5 का क्यूब। सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब होता है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 15, ये कट हो गया, कितना आया 2। हाफ को हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 15, ये हमारी आई KSP। ऑप्शन देख लेंगे काएँ, ये रहा ऑप्शन बी 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 15, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से करते हैं ये क्वेश्चंस, सिंपल होते हैं। पहला स्टेप पे सब कुछ गिवन लिख लो और क्या फाइंड करना है वो लिखो, फिर देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा और फिर सिंपली आप देखोगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।